की कार्यकारिणी के हमारे तमाम पदाधिकारीगण, प्रोफेसर राम सिंह जी, राष्ट्रीय महासचिव संगठन के मौर्य जी, और सभी प्रदेश के यहाँ उपस्थित आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष, स्टेट प्रेसिडेंट और विभिन्न पदाधिकारी, राज्य स्तरीय, राष्ट्र स्तरीय, प्रदेश स्तरीय और जिला स्तरीय, और सभी सम्मानित बंधुओं, पत्रकार बंधुओं, हमारे सभी भाई बहनों, आप लोग, मैं समझता हूं कि 90% लोग हिंदी समझ लेते हैं कि आइदर यू टू स्पीक इन इंग्लिश। 90% लोग ओनली वन, तो एक तो अब ठीक है, बीच बीच में मैं आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन बोथ द लैंग्वेजेस। प्राइमरली आई विल स्पीक इन हिंदी and then certain words, key words and key concepts of the party which is to be communicated, I will speak in English. बंधुओं, हम लोग उत्तर भारत से ये पार्टी शुरू की है और आज नागपुर में इसका राष्ट्रीय अधिवेशन हम लोग ठीक 6 साल बाद कर रहे हैं पार्टी के शुरुआत के। आफ्टर द पार्टी was registered in 2018. It is after the 6 years that we are holding a national conference in the Nagpur, in the central India. And the central India naturally controls both the north and the south. It's a link on Nagpur. तो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बता रहे थे विश्वकर्मा जी कि ये तो बड़ी क्रांतिकारी धरती है और महान विचारधाराओं का यहाँ से शुरुआत भी हुआ। बाबा साहब की दीक्षा भूमि है और एक समानांतर आइडियोलॉजी आरएसएस की भी यहाँ पूरा मुख्यालय है। तो ये यहाँ पर एक राष्ट्रीय स्तर का जो हमारा कॉन्फ्रेंस हो रहा है, ये it is an important step to promote the ideology of the party. अब आपके अंदर ये उत्सुकता होगी कि भाई ये पार्टी शुरू क्यों की गई। हो सकता है तमाम स्टेट प्रेसिडेंट से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भैया राव साहब डिस्कस भी किए हो पार्टी की आइडियोलॉजी के बारे में, कंसेप्ट के बारे में, मिशन के बारे में, विजन के बारे में बताए भी हो। और अभी वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द बुकलेट्स, इसमें हिंदी में है। एंड हम लोगों के बीच प्रोफेसर राम सिंह जी हैं, ये कॉलेज में प्रोफेसर हैं एंड ही ट्राइड to translate the booklet from Hindi to English, and भविष्य में in future we would like to it be translated in the different Indian languages, in Tamil, Malayalam, Telugu, Kannada, Odia, Marathi, and this work will be done within 2 or 3 months, so that until unless जब तक आप पार्टी की आइडियोलॉजी को यू डोंट रीड एंड यू डोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि ये पार्टी इट इज नॉट बेस्ड ऑन पर्सनालिटी, इंडिविजुअल जो भौकाल कहते हैं, इंडिविजुअल ऑरा, इट इज नॉट बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल ऑरा, इट इज नॉट बेस्ड ऑन अ फैमिली पॉलिटिक्स, इट इज नॉट बेस्ड ऑन एनी कास्ट, रेस, रिलीजन। आज पूरे देश में अगर देखिए तो ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसमें बी द पीपुल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट किया जाए एट नेशनल लेवल। क्षेत्रीय दल कुछ हो सकते हैं, रीजनल पार्टी जिसे कहते हैं, तमिलनाडु में भी रीजनल पार्टी है, डीएमके,
महाराष्ट्र में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है सपा बसपा, और चंद्रशेखर रावण अभी उन्होंने एक नई पार्टी एस्टेब्लिश्ड न्यू पार्टी बाय चंद्रशेखर रावण। यू माइट हैव हर्ड अबाउट दैट यंग मैन। बिहार में भी तमाम पार्टी हैं इन डिफरेंट स्टेट्स, वी आर हैविंग द डिफरेंट रीजनल पार्टीज। लेकिन ये रीजनल पार्टी भी दीज आर बेस्ड ऑन पर्सनालिटी, some person is leading that party, and after he is no more in the world, his sons and daughters or his relatives are leading the party. तो जब हम एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी स्थापित करेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे, जो पर्सनालिटी पर बेस्ड होगा, तो एक पर्सनालिटी या फैमिली पर बेस्ड होगा या कास्ट पर बेस्ड होगा या किसी एक पर्टिकुलर रीजन में होगा, तो वो पूरे नेशनल लेवल पर वह पार्टी कभी भी पनप नहीं सकती। हमारा ये देश डेमोक्रेटिक कंट्री है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी डेमोक्रेटिक है, और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिम्बल में जो पहला शब्द प्रयोग किया गया है, हाँ, क्या शब्द प्रयोग किया गया है आप बता सकते हैं? एनीवन ऑफ यू? बी द पीपल। बी द पीपल। तो बी द पीपल ऑफ इंडिया। कोई व्यक्ति नहीं, हाँ, कोई फैमिली नहीं, कोई कास्ट नहीं, कोई रिलीजन नहीं, बल्कि बी द पीपल ऑफ इंडिया। तो हमारा ये देश, हम सभी भारत के लोग बी द पीपल ऑफ इंडिया से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो अगर हम बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोगों ने संविधान बनाया, तो बी द पीपल ऑफ इंडिया को ही संविधान को सुरक्षित रखने, संविधान को संचालित करने और इस कंट्री को मजबूत करने, स्ट्रांग करने की हमारी ही रिस्पांसिबिलिटी है। हाँ, किसकी रिस्पांसिबिलिटी है? बी द पीपल ऑफ इंडिया की रिस्पांसिबिलिटी है। और बी द पीपल ऑफ इंडिया अगर रिस्पांसिबल है तो पूरे देश की पार्टी चाहिए, पार्टी ऑफ नेशनल लेवल पार्टी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आज इस देश में नेशनल लेवल नहीं है। कांग्रेस ने शुरुआत की थी, जब कांग्रेस when it was established in 1889 या 85 as I remember। इसके बाद कांग्रेस पार्टी में डिफरेंट पर्सन फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट कास्ट एंड कम्युनिटी वो नेशनल चेयरमैन बने। तब पूरे देश में कांग्रेस पार्टी फैली। कांग्रेस पार्टी किसी एक व्यक्ति, एक परिवार, एक जाति, एक क्षेत्र से नहीं फैली, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी वाज लेड बाय अ पार्टिकुलर फैमिली, तब आज वह पार्टी इस देश में धीरे धीरे समाप्त हो रही है। तो अगर इस देश में डेमोक्रेसी मजबूत करना है, बी द पीपल ऑफ इंडिया को मजबूत करना है, कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करती सम्यक पार्टी। तो हम ये कहते हैं कि एक बार अगर आप प्रॉब्लम को समझ लिए, वंस यू हैव रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम, यू हैव डायग्नोसिस द प्रॉब्लम। जैसे डॉक्टर ने पूरी जांच पड़ताल कर ली, डायग्नोसिस भी कर लिया कि ये बीमारी है, तो क्या उस बीमारी का डिस्क्रिप्शन करके मरीज सही करेगा कि उसकी दवा देगा? क्या करेगा भाई? उसका दवा देगा ना। तो हम लोग जो सत्ता में नहीं है, सिर्फ हम लोग ये कर रहे हैं कि बीमारी का वर्णन कर रहे हैं पूरे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कि शिक्षा में प्रॉब्लम है, एम्प्लॉयमेंट में प्रॉब्लम है, हमारा सोशल स्ट्रक्चर खराब हो रहा है, हमारे रिलीजियस जो एक रिश्ते थे, बी द पीपल ऑफ इंडिया। बी द पीपल ऑफ इंडिया क्या है? इंडिया क्या है? लोग कहते हैं इंडियन कल्चर। भाई इंडियन कल्चर क्या है? इंडियन कल्चर यही है कि इस देश में हम वह कल्चर, वह मेंटल कल्चर डेवलप करें, मेंटल साइकोलॉजी डेवलपमेंट करें, जिसमें कि मिलजुल करके रहने की एक प्रवृत्ति पैदा हो।
मतलब हमारे अंदर एक ऐसा कल्चर पैदा हो, एक ऐसा संस्कार पैदा हो कि हम मिलजुल करके रहे। यही भारतीयता है। विविधता, डाइवर्सिटी, देयर इज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया। लैंग्वेज की डाइवर्सिटी है, कल्चर की डाइवर्सिटी है, रिलीजन की डाइवर्सिटी है, लेकिन इस सारे डाइवर्सिटी के बीच हम सब लोग मिलजुल करके रहे। यही भारतीयता है। भारतीयता doesn't represent a religion, doesn't represent a particular culture, doesn't represent कोई बड़ा religious personality of any creed or any religion। सब मिलाकर देश बना है, all inclusive। यानी जो एक इंक्लूसिव हमारी कल्चर है, जो इंक्लूसिव हमारा सोच है, हमारे जो फ्रीडम मूवमेंट के लोग थे उन्होंने यही सोचा था कि हम एक ऐसा देश बनाएंगे जिसमें सभी लोग मिलजुल करके रहेंगे। अब मिलजुल कर रहेंगे तब ना, जब मिलजुल कर रहने का एक कल्चर, एक कंसेप्ट डेवलप हो। और वो मिलजुल कर रहना सिर्फ सामाजिक कंसेप्ट नहीं है, वो राजनीतिक कंसेप्ट भी है। हमारे संविधान के प्रस्तावना में क्या कहा गया है कि हम 3 प्रकार का सोशल जस्टिस देंगे। कौन कौन सोशल जस्टिस? सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। तो वी टॉक अ लॉट अबाउट द सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, वी नेवर टॉक अबाउट द पॉलिटिकल जस्टिस। तो पॉलिटिकल जस्टिस तो तभी इस देश में होगा ना जब वी द पीपुल ऑफ इंडिया की पार्टी हो। अब वी द पीपुल ऑफ इंडिया की पार्टी होगी कैसे? वो कैसे होगी? एक प्राविधान अगर इस देश में कर दिया जाए कि भाई फ्रॉम द लेवल ऑफ बूथ चेयरमैन टू द नेशनल चेयरमैन, एक सर्टेन पीरियड के बाद वो नहीं रहेगा, वो चुनाव नहीं लड़ सकता। he will not be eligible for fighting the election again after a term। हमारी पार्टी में है कि आफ्टर 2 टर्म, बट नॉट कॉन्सिक्यूटिव टर्म, कंटिन्यूअस टर्म नहीं मिलेगा। एक ब्रेक हो करके इफ ही इज वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन, ही कैन बी एलिजिबल फॉर द इलेक्शन ऑफ द सेम पोस्ट ओनली 1 टाइम मोर, नॉट मोर देन 2 टाइम्स। बट अभी शुरुआत है, वी विल ट्राई टू replace, re-elect our executive members and chairmen from on each level after 3 years. We had the term of the 3 years। अगर ये चीज कर दी जाती सारे पॉलिटिकल पार्टी में तो आज इस देश में एक मजबूत डेमोक्रेटिक पार्टी होती कि ना होती? आप बताइए, होती कि ना होती? भाई कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नेशनल लेवल की, भाई देश चलाने के लिए केंद्र में प्रधानमंत्री आप क्षेत्रीय दल से तो बनेंगे नहीं, हाँ, एक जात की पार्टी से बनेंगे नहीं, एक व्यक्ति की पार्टी से बनेंगे नहीं। अगर और कॉन्स्टिट्यूशन की, जैसे लोग कहते हैं भाई हमारा संविधान खतरे में, कुछ लोग बड़ा शोर करते हैं, बड़ा आवाज करते हैं। एक दिन पूछा कि भाई you are crying that the constitution is in danger। तो कॉन्स्टिट्यूशन में व्हाट इज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन? व्हाट इज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या? इफ यू लीव द two chapters, that is fundamental rights and directive principles of the state, only 2 chapters, and rest chapters they are about the governance of the country, they are about the governance of the country। देश का व्यवस्था कैसे चलेगी उसके बारे में है। तो जब आप व्यवस्था चलाने के लिए वहां जा ही नहीं रहे हैं तो आप संविधान की रक्षा कैसे करेंगे? भाई संविधान की रक्षा तो तभी हो पाएगी when you sit on the chair from where you can protect, you can execute the provisions of the constitution। और अगर आप उस कुर्सी पर पहुंचेंगे नहीं तो कैसे सुरक्षा करेंगे? भाई संविधान में क्या लिखा है? हाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट विल रन, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट विल रन, हाउ इट विल बी फॉर्म, प्रेसिडेंट
कैसे इलेक्ट होगा, गवर्नर कैसे इलेक्ट होगा, पूरा सिस्टम कैसे चलेगा। तो आप सही ढंग से कॉन्स्टिट्यूशन को तभी लागू कर पाएंगे व्हेन यू सिट ऑन द चेयर फ्रॉम वेयर यू गवर्न। और गवर्न इस डेमोक्रेटिक कंट्री में गवर्नेंस के लिए इलेक्शन होते हैं। यूनिक पॉलिटिकल पार्टी किसी सोशल मूवमेंट से, किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन से आप थोड़ी बहुत जागरूकता तो पैदा कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट बिकम द प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर। और स्टेट की सत्ता पहले किसके हाथ में होती थी? राजाओं महाराजाओं के हाथ में होती थी, किंग एंड एम्परर्स। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में सत्ता किसके हाथ में है? द पावर, द सॉवरेंटी एग्जिस्ट इन द हैंड्स ऑफ वी द पीपुल ऑफ इंडिया। तो वी द पीपुल ऑफ इंडिया में सॉवरेंटी निहित कर रही है, तो वी द पीपुल ऑफ के वेलफेयर के लिए, उनके भले के लिए जब तक आप लोग एक डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं बनाएंगे, इस देश में न राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन सकती है, न ये जो डिप्राइव्ड कम्युनिटी के लोग हैं। हमारे यहाँ जैसा मैंने कहा था कि संविधान में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था है। पॉलिटिकल जस्टिस है, पॉलिटिकल जस्टिस भी है, उसकी बात नहीं होती है। पॉलिटिकल जस्टिस ये होता है कि हमारे देश में हर कम्युनिटी में, हर क्षेत्र में, हर रिलीजन के लोग प्रतिभाशाली है। प्रतिभा कोई किसी एक जात, कम्युनिटी और धर्म या क्षेत्र तक सीमित नहीं है। भारत के हर कोने में, हर रिलीजन में, हर भाषा, भेष भाषा, सब जगह प्रतिभाशाली लोग हैं। तो सारे प्रतिभाशाली लोगों को किसी पार्टी में यह अवसर मिलना चाहिए कि वो किसी भी स्तर तक वहां पहुंच सके। और ये जो स्पेस मिलना चाहिए सबको, ये जो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, यही डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम है। आज पूरे देश में बहुत सी पार्टियां हैं, आप लोग देख रहे हो, सारी जगह पार्टियां हैं। आप उसमें कोई कितना भी प्रतिभाशाली आदमी हो, क्या उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है? क्या उस पार्टी से मुख्यमंत्री बन सकता है? क्या उस पार्टी से प्रधानमंत्री बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि those political parties are run by an individual, by a particular family, by a particular caste. तो rest of the persons, कभी कभी ऐसा होता है फैमिली में ही, आप देख लीजिए जितने पॉलिटिकल पार्टी फैमिली बेस्ड हुई, उसी घर में if the father is having 2 sons and political party is handed over to the one, the second one always रिवोल्ट कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं? सब जगह विद्रोह हो रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज बनी चली जा रही हैं। तो हम लोग सब पॉलिटिकली यूनाइट हों, एक मजबूत नेशनल स्तर की पार्टी बने। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब, अभी हम लोग उनकी प्रतिभा पर माल्यार्पण करके लाए। ही वॉज अ डेमोक्रेट। उन्होंने सभी यही कहा कि हम एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं। तो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन को चलाने की जिम्मेदारी पॉलिटिकल पार्टी की है, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी की है। और अगर पॉलिटिकल पार्टी अच्छी विचारधारा की होगी, गुड आइडियोलॉजी की होगी, तो उसमें अच्छे लोग जाएंगे, सब लोग मिलकर के देश चलाएंगे। आज हमारे देश में करप्शन की भी बड़ी बात हो रही है। करप्शन का एक ये भी कारण है कि इस देश में एक मजबूत विपक्ष नहीं है। कैन यू मेंशन एनी नेशनल पार्टी जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, उसको मजबूत चुनौती देने के लिए कोई नेशनल लेवल की पार्टी है क्या? नहीं है। अब इसलिए नहीं है कांग्रेस की, उसमें डेमोक्रेसी नहीं है, उसमें ऑर्गेनाइजेशनल डेमोक्रेसी नहीं है। अब बनने के लिए भले कोई बन जाए उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन वहां हाई कमान है, सुप्रीमो है। इन डेमोक्रेसी देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ हाई कमान एंड सुप्रीमो। हाई कमान सुप्रीमो कहीं नहीं होता। कल मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था, आज ये है, हो सकता है अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष राजमणि जी हो जाए,
अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष आप कनेडी मारन जी हो जाए, अगले अध्यक्ष कोई और हो जाए, हमारे बीच हमारी माताएं बहनें बच्चियां बैठी हैं, इनमें से कोई हो जाए। तो अगर इस देश में वन मैन शो, वन फैमिली शो की पार्टी चलेगी तो वो करप्शन भी बढ़ेगा। करप्शन इसलिए बढ़ेगा कि पार्टी में जब वो चीफ मिनिस्टर बनता है तो क्या उसको रोकने के लिए किसी की पार्टी में औकात है किसी की? हमने तो बहुत नजदीक से पॉलिटिकल सिस्टम को उत्तर प्रदेश में देखा, एक सीनियर ब्यूरोक्रेट होने के नाते, और एक पॉलिटिकल पार्टी में कैबिनेट मंत्री का मैं रहा भी 4 साल तक, बहुत नजदीक से देखा। अगर इस देश में व्यक्ति पार्टी चलाएगा, एक परिवार चलाएगा, तो उस परिवार और व्यक्ति के भ्रष्टाचार से आप बचा नहीं सकते, क्योंकि उसके आगे किसी को आवाज उठाने की हिम्मत नहीं रहेगी। इसलिए हम लोग चाहते हैं कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी की पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप हो, और पॉलिटिकल पार्टी बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक इथिक्स, और डेमोक्रेटिक इथिक्स में होगा तो इतने लोग पावरफुल होंगे, सबकी आवाज होगी। सब अगर इफ somebody is doing wrong, chief minister, whether राष्ट्रीय अध्यक्ष or anybody else, whether minister or any district magistrate or ACP या DCP, जो भी पूरे देश में जो भी गलत करेगा उसके विरुद्ध बातें की जा सकती हैं। लेकिन आज जितने क्षेत्रीय दल हैं, रीजनल पार्टीज हैं, आप लोग देखे होंगे, उनके चीफ मिनिस्टर चाहे जो करें, और जब वो सत्ता में आते हैं, when they come to the power, 90% जिसको कहते हैं ल्यूक्रेटिव डिपार्टमेंट, ल्यूक्रेटिव आप समझते होंगे, जहां से माल आता है, वो किसके पास होता है? या तो चीफ मिनिस्टर के पास होता है या चीफ मिनिस्टर के चंद लोगों के पास होता है। तो भ्रष्टाचार भी पनपता है। तो हम लोगों को देखिए, इस देश को चलाने की, इस राष्ट्र को मजबूत बनाने की, या तो आप क्रिटिसिज्म कीजिए, सिर्फ पोस्टमार्टम करिए आपका प्रॉब्लम, यानी यू पोस्टमार्टम ऑलवेज द प्रॉब्लम्स कि दिस इज प्रॉब्लम, या इस देश में सक्रिय रूप से एक्टिवली यू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द कंट्री, और जैसा आप देश चाहते हैं, जिस टाइप का आप देश चाहते हैं, जिस टाइप का नेशन चाहते हैं, आप उतना स्ट्रांग नेशन बनाइए, करप्शन फ्री नेशन बनाइए, मजबूत नेशन बनाइए, एक ऐसा नेशन बनाइए जिसमें देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ द एजुकेशन फॉर द एवरीवन, और सिर्फ अवेलेबिलिटी नहीं, एक प्रकार की क्वालिटी मिले, उनको शिक्षा मिले, रोजगार मिले, सारी चीजें मिले। लेकिन हम लोग दर्शक दीर्घा में बैठ करके हम काम करना चाहते हैं, जस्ट बीइंग द स्पेक्टेटर, रंगमंच पर स्पेक्टेटर बन करके नहीं, हम चाहते हैं रंगमंच पर आप लोग यू पार्टिसिपेट विद द पॉलिटिकल सिस्टम, और एक बड़ा प्लेटफॉर्म, दिस सम्यक पार्टी इज क्रिएटिंग अ बिग platform, a big national level platform, where truly this party will be the party of we the people of India, a truly democratic party. It will be not based on personality, a family, a race, a religion. हम सभी religion का we will respect all the religion. सभी लोग मिलजुल करके रहें, and certainly ये बहुत तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि इस प्रकार की पार्टी का पूरे देश में अभाव है। और जब आप सत्ता में आइए तो कठिन काम है। देखिए, एक नई शुरुआत है, दिस इज अ न्यू बिगिनिंग एंड दिस इज वेरी डिफिकल्ट जॉब। डिफिकल्ट जॉब इसलिए है कि इस देश में हर आदमी तुरंत MP MLA बनना चाहता है, और तुरंत सब कुछ नहीं मिलता। इसमें आप अगर 10 साल काम कर लें तो एक राष्ट्रीय स्तर की, नेशनल लेवल की हम लोग डेमोक्रेटिक पार्टी बनाएंगे। कभी मेघालय से कोई प्राइम मिनिस्टर बने, कभी तमिलनाडु से बने, कभी महाराष्ट्र से बने, सब जगह से बने, डिफरेंट रीजन एंड डिफरेंट कास्ट के लोग बने, और एक स्टेट में भी एक आदमी बार बार न चीफ मिनिस्टर बने, न मंत्री बने, न विधायक बने। हमारी पार्टी में है कि आप
अगर 3 बार एमएलए का चुनाव जीत गए, इफ यू विन द इलेक्शन ऑफ एमएलए फॉर द 3 टर्म्स, आपको चौथे टर्म के लिए यू विल नॉट बी प्रपोज फॉर फाइटिंग द इलेक्शन। इसी ढंग से किया गया है। आप 2 बार चीफ मिनिस्टर रह लीजिए। आगे आप लोग और विचार कर सकते हैं, 2 बार बजाय एक ही बार चीफ मिनिस्टर होना पर्याप्त है। भाई दूसरे जात को, दूसरे लोगों को, तमाम प्रतिभाशाली लोग हैं, उनको अवसर मिलना चाहिए। एक बातें बहुत होती है कि अरे साहब वो बड़े प्रतिभाशाली लोग, अगर प्रतिभाशाली आदमी है, बड़ा प्रॉमिसिंग आदमी है, इफेक्टिव आदमी है, तो वो परमानेंट क्यों नहीं होना चाहिए? लोकतंत्र है, कितना भी कोई प्रतिभाशाली हो, ही शुड नॉट बी परमानेंट। क्योंकि क्या उनके जैसा कोई और प्रतिभाशाली नहीं है? और अगर संगठन तैयार हो जाता है तो एक आदमी कम प्रतिभाशाली है तब भी चल जाता है। If there is a strong organization, even if the chief minister is weak, there are so many persons, एक collective responsibility होती है, पार्टी की आइडियोलॉजी होती है, पार्टी का एजेंडा होता है, व्यक्ति का एजेंडा नहीं होता। और जब पार्टी का एजेंडा, पार्टी की आइडियोलॉजी होगी तो सब मिलकर के काम करेंगे। हम भूतपूर्व हो गए, आई एम वर्किंग, ये कल भूतपूर्व हो जाएंगे, ही विल वर्क, परसों ये भूतपूर्व हो जाएंगे। इतने लोग भूतपूर्व होंगे कि जो नया न्यू प्रेसिडेंट होगा वो कोई गड़बड़ नहीं कर पाएगा। हम सब लोग उसको वी कैन कंट्रोल हिम, वी कैन गाइड हिम। पूरी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, एक बड़ा समूह होगा, क्योंकि उसमें सभी का एम्पावरमेंट है। यही पॉलिटिकल जस्टिस है इस देश में। और जब सभी का एम्पावरमेंट होगा, एक व्यक्ति मजबूत लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। आज अमेरिका में प्रेसिडेंट कितनी बार होता है? 2 बार ना। आफ्टर 2 years, आफ्टर 2 terms, he is debarred from being nominated for the 3rd term. This is provided in the American Constitution. भाई हमारे देश में भी कर देना चाहिए। कायदे से तो जो हम लोग बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेटिक होना चाहिए, ये इलेक्शन कमीशन को ही प्राविधान कर देना चाहिए कि कोई भी प्रेसिडेंट या किसी भी पद पर पॉलिटिकल पार्टी में 1 बार 2 बार से ज्यादा नहीं होगा। अन्यथा तो फिर अदरवाइज हम लोग ऐसे डिवाइड होते रहेंगे। तो दिस इज द विजन, दिस इज द मिशन ऑफ द पार्टी कि we are trying to establish a truly democratic party in India, and a truly democratic party, only a truly democratic party can be the national level party, not the party based on personality or family or caste or religion. So, और दूसरी चीज, we believe in creativity. हम सिर्फ क्रिटिसिज्म में बिलीव नहीं करते। हम वी आर ऑफ द थिंकिंग दैट वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग दिस इंडिया स्ट्रांग। इफ वी आर ऑल responsible for the strong India, for the strength of India, and that can be done only through the political system only, not through any religious social awakening or movement. क्योंकि स्टेट के पास कितना पावर है? अभी केंद्र में बजट पारित हुआ, डू यू नो कितने लाख का बजट है? एनीवन? हाँ, सेंट्रल बजट, डू यू नो द अमाउंट ऑफ द सेंट्रल बजट? 48 लाख करोड़, 48 लाख करोड़। हमारे उत्तर प्रदेश का अभी बजट पारित हुआ, इट इज 8 लाख करोड़। अब 8 लाख करोड़ का बजट खर्च करके आप शिक्षा सुधार सकते हैं, आप स्वास्थ्य सेवाएं सुधार सकते हैं, आप रोजगार सुधार सकते हैं, आप भ्रष्टाचार दूर तक कर सकते हैं। शासन सत्ता में पहुंच करके आप शासन सत्ता में पहुंचकर ही कुछ कर सकते हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं? दुखी आत्मा की भांति, एक पीड़ित आत्मा की भांति हम लोग सिर्फ वी आर जस्ट क्राइम। तो देयर इज नो नीड ऑफ क्राइम, वी आर द
रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया और इसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल हैं कि इस देश को मजबूत बनाएं, सिस्टम को मजबूत बनाएं, एजुकेशन को सबको अवेलेबल करें। हम लोग मांग पत्र प्रस्तुत करते रहते हैं कि सबको शिक्षा मिले। हमारे यहाँ जुडिशियल सिस्टम है, कॉलेजियम, मांग होती रहती है कि दिस शुड गो और एक ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव जुडिशियल सिस्टम आना चाहिए, लेकिन हु विल डू? वी आर having the demand of so many persons or so many things, but who will fulfill those demands? तो अगर हमको देश मजबूत बनाना है तो हमें एक डेमोक्रेटिक पार्टी बनाना पड़ेगा। इसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो स्वागत है, क्योंकि हम ये सेशन कोई भाषण का नहीं है, मतलब स्पीच का नहीं है। सिर्फ हम लोग समझे कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू है, उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग विकसित होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग पार्टी के प्रति विकसित नहीं हुई तो आपका कमिटमेंट भी नहीं होगा। आज आप यहाँ आए, कल आप भटक सकते हैं, पार्टी से आपका मोह भंग हो सकता है। तो लंबा काम करने के लिए धैर्य की जरूरत है, धैर्य और कमिटमेंट। और कमिटमेंट तभी होगा, कमिटमेंट सिर्फ मतलब सिर्फ जैसे कि लोग कहते हैं ना कि ब्लाइंड बिलीफ से नहीं आता। आपका जो बिलीफ है दैट बेस्ड ऑन द लॉजिक, ऑन सम आइडियोलॉजी। तो कोई अगर आपके प्रश्न हो, कोई बात हो तो मोस्ट वेलकम, संकोच मत करिएगा, पूछिए। हम लोग एक प्रश्न सत्र समझ लीजिए, कोई प्रश्न हो तो स्वागत है। Anybody? आराम से पूछिए। हाँ। जिज्ञासा अंदर हो हाँ। तो वही से जिज्ञासा शांत करिए। हाँ। நாளில் தமிழ்நாடு சார்பாக உங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை நாம் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்। तमिलनाडु की ओर से आपको हम अपना अभिनंदन देते हैं। குறிப்பாக நீங்கள் பேசிய இந்த காரியங்களை ஓரளவுக்கு என்னால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது। आपने जो अभी कुछ बातें हमें बताया उसमें से कुछ मैं समझ पाया हूँ। இந்த பூமியில பிறக்கிற ஒவ்வொருவனுக்கும் எல்லா உரிமைகளும் உண்டு। मैंने आपके बातों से कुछ बातें जान पाए, और इतना ही नहीं, इस धरती पर जितने भी लोग जन्म लेते हैं सबको कुछ अधिकार है और हक बनता है। ஏழை பணக்காரன் என்பது இல்லை। इस देश में जो जन्म धरती पर जन्म लेते हैं, हमारी पार्टी में कोई गरीब कोई अमीर ऐसा कोई पक्षपात भी नहीं है। எல்லாருக்குள்ளாக ஒரு ஆத்மா இருக்கிறது। हर एक के भीतर एक आत्मा है, எல்லாருக்குள்ள அந்த உரிமை இருக்கிறது। हर एक के पास वो अधिकार भी है और वो बोझ भी है। அந்த உரிமைகளை நாம் வெளியே கொண்டு வர வேண்டும்। जो हमारे अंदर जो अधिकार है उसे बाहर लेकर आने, जो हमारे भीतर है मनुष्य के अंदर उसे बाहर लाने, ताकि देश की उन्नति हो। மாத்திரமல்ல குடும்பங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஆட்சிக்கு வரக்கூடாது। जैसे आपने कहा कि उनका भी यही कहना है कि परिवार, एक परिवार से एक लंबे समय तक देश के ऊपर अधिकार या राज्य करना, इस बात से हम भी सहमत नहीं। அங்கே நம்முடைய தலைவர் சொன்னது போல குடும்பங்கள் வரும்போது அங்கே கரப்ஷன்ஸ் கண்டிப்பாக வரும்। जैसे नेताजी ने कहा कि जैसे परिवार हर एक पीढ़ी, पहला दूसरा पीढ़ी, जैसे परिवार के लोग ही अगर नेता बने तो वहां पर कई सारे भ्रष्टाचार होने की संभावना है। அதனால ஒவ்வொருவரும் அவருடைய உரிமைக்காக போராட வேண்டும்। इसलिए हर एक व्यक्ति, एक व्यक्तिगत रीति से जितने भी इस धरती पर मनुष्य हमारे देश का, हर एक व्यक्ति अपने अधिकार के लिए लड़ना ये जरूरी है। அது போராடும் போது நமக்கு பிரச்சனைகள் வரும், எதிர்ப்புகள் வரும்। ஆனாலும் इस अधिकार के लिए जब हम लड़ते हैं, जब हम लोग सब इकट्ठा होकर जब लड़ते हैं अधिकार के लिए व्यक्तिगत रूप से, उस समय काफी मुश्किलें और परेशानियां आ सकती है। நாம் இந்த அமைப்பை, இந்த பார்ட்டியை எங்க கொண்டு போறோம்னா கிராமத்திலிருந்து அறியாமையில் இருக்கிற அந்த மக்கள் மத்தியில நாம் கொண்டு செல்லும்போது, जब इस पार्टी के जो दर्शन है, जो सोच है, इसको जब हम ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग कम दर्जे, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़े, उनके बीच में जब हम लेकर जाते हैं, நாம் பிராக்டிகலா அவங்களோட கூட பழகும்போது, பிராக்டிகலா சில காரியங்களை பேசும்போது, व्यक्तिगत रीति से जब हम उनके साथ जाकर इस पार्टी के विषय में जब बात करते हैं, அவர்களுக்கு நம்முடைய அமைப்பை குறித்து, நம்முடைய பார்ட்டியை குறித்த தெளிவான விஷன் என்ன என்பதை அவர்கள் புரிந்து கொள்ள முடியும்। तो ये सारी बातें ग्रामीण लोग, जो बहुत नीचे दर्जे के लोग हैं, वो लोग इस बात को समझ पाएंगे कि मतलब क्लियर रूप में
जाके उनके बीच में अगर आप यदि करेंगे तो இன்னைக்கு நம்முடைய இந்த அமைப்பை குறித்த அந்த விஷன் உள்ள अनेक மக்கள் நம்முடைய கிராமங்களிலே நம்முடைய பகுதிகளிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். जैसे यहाँ के इस पार्टी का इस समय पार्टी का जो दर्शन है, ऐसे ही दर्शन के साथ बहुत सारे लोग ग्रामीण इलाके में बहुत ही ऐसे लोग हैं आपकी जैसे सोच वो भी रखते हैं. அவர்களுக்கு நாம் கற்றுக் கொடுக்கும்போது उन्हें भी अगर फिर से हम सिखाएंगे अपने அவர்கள் அதை ஏற்றுக்கொண்டு நம்மோடு கூட அவர்கள் நிற்பார்கள். अगर इस बात को जो आपने हमें सिखाया या बताया है, इस बात को फिर से हम उनके बीच में जाकर इस बात को विस्तार के साथ बताएंगे तो गहरे ग्रामीण इलाके में, तो वे लोग भी हमारे साथ जुड़ने के लिए संभावना है. இன்றைக்கு இந்த தேசம் எங்கும் பார்க்கும்போது மனிதனுடைய உரிமைகள் பறிக்கப்படுகிறது. हम देखते हैं हमारे देश में जो मानवता का अधिकार जो है उसे छीन लिया गया है. इसके चलते काफी उन्नति के से हम रुके हुए हैं. ஆனால் அந்த உரிமைக்காக நாம் நிற்கும்போது ஜனங்கள் நம்மை ஏற்றுக்கொள்வார்கள். जब हम अपने अधिकार के लिए हम उनके साथ या उनको भी प्रोत्साहित करेंगे तो लोग हमारी पार्टी को अपनाने के लिए तैयार हैं. ஆகவே நாம் இணைந்து இந்த ராஜ்யத்துக்குரிய இந்த தேசத்துக்குரிய நன்மைக்காக பாடுபடுவோம். நாம் ஒன்றிணைந்து இந்த தேசத்திலே இருக்கிற ஜனங்களுடைய உரிமைகளுக்காக நாம் குரல் கொடுக்கும்போது இந்த தேசம் ஆசீர்வாதமாக இருக்கும். हम लोग सब मिलकर इस देश के लिए हम सब एकता, जैसे आज आपने बताया, उस दर्शन के साथ हम जुड़कर आपके साथ मिलकर हम ये काम करेंगे तो सचमुच हमारे भारत देश की उन्नति को हम देख सकते हैं. எங்களுடைய தமிழகம் உங்களோடு எப்பொழுதுமே குரல் கொடுக்கும். எப்பொழுதுமே உங்களுடைய தரிசனத்தை விஷனை நாங்கள் சுமந்து போகிறோம். हमारा जो तमिलनाडु है आपके साथ हमेशा रहेगा और जो दर्शन आपने कहा है उस दर्शन के साथ हम जुड़ेंगे और उस दर्शन के साथ हम आपके साथ चलेंगे. சமய பார்ட்டியுடைய ரோல் மாடலாக தமிழ்நாடு இருக்கும் என்பதை நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொள்கிறேன். थैंक यू फॉर द चैट. थैंक यू. और किसी को कोई प्रश्न करना है? अपने जो भी स्टेट प्रेसिडेंट है कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं? अपनी तरफ से कुछ बताना चाहिए. आप प्रदीप कुमार जी, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है. मैंने तमिल ना, तो इस बुकलेट को ट्रांसलेट करने की इन तमिल जरूर. हाँ, और ये प्रिंट भी हो जाए. स्पीक मराठी आल्सो इज वेरी गुड. आप मराठी तेलुगु, मराठी टू हिंदी, तेलुगु टू हिंदी, कन्नड़ा टू हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी भी बोले ना. वेरी वेरी वेरी. नंबर प्रोफेसर साहब दे दीजिए. हाँ, एनीबडी कोई इधर आ जाए, इधर आ जाए. जैसे कि ये है हमारे पास टोपी कैप है, इसमें 2 कलर हैं और एक इसमें भी है. तो जैसे बाई चांस हम लोग डालते हैं और डालेंगे ही और टोपी भी लगाएंगे तो ये इसका कलर का हम लोग क्या संदेश दे सकते हैं? कोई ना कोई तो पूछेगा हमसे. हाँ, उसका क्या जैसे पीला हम लोग इसलिए रखे हैं कि हम लोग लॉजिक के साथ और धैर्य के साथ, पीला जो है लॉजिक और पैसेंस का प्रतीक है, उसके साथ लाल माने हरदम परिवर्तन का प्रतीक होता है. यानी हम लोग धैर्य के साथ और तर्क के साथ, विचार के साथ हम परिवर्तन करेंगे. जैसे पार्टी का 2 सिद्धांत है, आपने पढ़ा होगा 2 ध्येय वाक्य, कि हम इरादा लोकतांत्रिक पार्टी का यानी संकल्प लोकतांत्रिक पार्टी का और लक्ष्य बुनियादी परिवर्तन का. तो इरादा लोकतांत्रिक पार्टी का मतलब वी हैव रिजॉल्व, बी द पीपुल ऑफ इंडिया है रिजॉल्व. यहाँ बी द पीपुल ऑफ इंडिया ही है. तो बी द पीपुल ऑफ इंडिया हैज रिजॉल्व टू डेवलप अ ट्रूली डेमोक्रेटिक पार्टी इन इंडिया. इन इंडिया ने ऑफ इंडिया एंड बाय द इंडियंस. एंड आफ्टर वी कम टू द पावर we would like to fundamentally change in all spheres of Indian life, in education, in social structure, in economic structure. आज भी है, तमाम हमारे नौजवान है, पढ़ लिख लिए. बैंकों का मुंह बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए खुला हुआ है. क्या गरीब आदमियों के लिए उतना उदारता पूर्वक बैंक देता है? हमारे एजुकेशन की जो दशा है, जिस ढंग से हमें नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी वी शुड गेन. भाई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए क्या चीज चाहिए? इंडस्ट्री चाहिए. वी नीड इंडस्ट्री फॉर द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. वी नीड नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी एंड वी नीड फाइनेंस.
These three things are the basic things. And there should be corruption free and a free environment, free from this bureaucratic मकड़जाल, ब्यूरोक्रेटिक जो पूरी चारों तरफ चीजें हैं उनसे फ्री। हमारा भाई एक नौजवान इंटरप्राइजिंग कैसे होगा, हाँ? एक हमारा यंग आदमी तभी इंटरप्राइजिंग होगा ना, when he will have knowledge, he will have technological knowledge, he will have finance, and the third thing, he will have a healthy environment for the development of his enterprise. तो आम आदमी का इंटरप्राइज कैसे डेवलप हो? आम आदमी, जनरल पीपुल। भाई आज हमारे देश में क्या प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन प्रतिभा की कमी नहीं है, ना नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है। इंडिया इज रिच कंट्री विथ पुअर मैन, है रिच कंट्री इज रिच। हम लोगों के पास इंटेलिजेंस भी बहुत है। आज भारत के लोग जाकर कहाँ काम कर रहे हैं, हाँ? अमेरिका में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में सब लोग जा रहे हैं, एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। तो हम इंडिया में क्यों नहीं? इस देश में साहब बहादुर जब ब्रिटिशर्स आए, दे क्रिएटेड अ सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। मैं भी उसी का पार्ट रहा हूं। और हमारे यहाँ की ब्यूरोक्रेसी, व्हाट वाज द मोटो ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन ब्यूरोक्रेसी? यू नो, टू फिट द ब्लडी इंडियन, टू फिट द ब्लडी इंडियन। और कोई चेंज नहीं हुआ, दे आर स्टिल फिटिंग द ब्लडी इंडियन। तो हमारे देश में आज हर क्षेत्र में डेमोक्रेटाइज करने की जरूरत है। हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट क्यों नहीं हो सकती? आप सम्यक पार्टी का एजेंडा पढ़िएगा। When we will come to the power, we will make the constitutional amendment to form the government at 3 levels. One at district level, one at state level, and one at central level. So today there is government at state level and the central level, but there is no government at district level. If the people of India are to be empowered, they should run their administration. They should run. These bureaucrats are only the assistants. They have to help the people to run the administration. Not they should be the real administrator. तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए शिक्षा भी चाहिए। वी नीड एजुकेशन, वी नीड नॉलेज, वी नीड टेक्नोलॉजी, वी नीड फाइनेंस, एंड वी नीड द सेंट्रलाइज्ड डिसीजन, डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन, नॉट सेंट्रलाइज्ड, सॉरी, डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन। और ये जो ब्यूरोक्रेटिक जो मकड़जाल है उससे फ्री होना चाहिए। एनीथिंग? सर एक प्रश्न। हाँ मैं पहली बार इस पार्टी के लिए ज्वाइन हुआ हूँ और बहुत अच्छा लगा। बहुत एक छोटा सा प्रश्न है कि इस पार्टी के मेंबर्स कितने हैं और ग्राउंड लेवल पर उनकी कार्य उन लोग के लिए क्या? ऐसा है, देखिए आप पार्टी से जुड़े हैं तो इस प्रश्न का जवाब तो सभी लोगों को देना है। ये क्वेश्चन ऐसा है, और दिस ओनली आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल, एवरीवन इज रेस्पॉन्सिबल। हम लोग ट्राई कर रहे हैं। उत्तर भारत के कई प्रांतों में हम लोगों ने चुनाव भी लड़ा, उत्तर प्रदेश में पिछले विधानसभा में, लोकसभा में, और एक नई शुरुआत है ये। और आप समझ सकते हैं कि बड़ा मुश्किल की शुरुआत है। मुश्किल की शुरुआत यह है कि ज्यादातर लोग तत्काल लाभ चाहते हैं, तत्काल, यानी वो तुरंत कहां से पार्षद बन जाए, कहां से जिला पंचायत सदस्य बन जाए, कहां से ब्लॉक प्रमुख बन जाए, कहां से, नहीं सुन लीजिए सही मेरी बात, एमपी बन जाए, एमएलए बन जाए, पुलिस की दलाली मिल जाए, ठेकेदारी मिल जाए, विधायक जी के साथ सेल्फी हो जाए। तो ज्यादातर लोग
इस प्रवृत्ति के हैं। एक नया शुरुआत हुई है और इस नई शुरुआत में हम लोग बिहार में, अभी हरियाणा में, दिल्ली में, आपका उत्तर प्रदेश में काफी काम किए और पहली बार अभी साल भर से दक्षिण भारत के विभिन्न प्रांतों में हमारी स्टेट इकाई स्थापित हो गई। स्टेट इकाई के साथ साथ कई जिलों में हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हो गए और अभी मंजुनाथ दीक्षित जी ने काफी कर्नाटक में काम किया और इनके प्रदेश अध्यक्ष जी ने, तो इनके यहाँ लगभग 60% जिलों में जिला इकाई भी गठित हो गई है। तो पार्टी का ऐसे ही धीरे धीरे स्ट्रक्चर खड़ा होता है और हम लोग ऐसे लोगों को जोड़ना चाहते हैं जो धैर्य के साथ एक लंबे एसोसिएशन उनका हो, क्योंकि ये सब चीजें 1-2 दिन में नहीं प्राप्त की जा सकती। इसके लिए धैर्य चाहिए और आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ तमाम रीजनल पार्टीज भी हैं। अभी हम लोगों ने कहा ना कि व्यक्ति, परिवार, जात, कम्युनिटी, क्षेत्र, हर प्रदेश में आज ऐसे रीजनल पार्टी हैं जिनके नेता के पास, किसी के पास 700 करोड़ है पार्टी फंड में लिखा पड़ी है, किसी के पास 600 करोड़ है। हमारे पार्टी के पास तो 600 रुपए भी नहीं है। तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो, लेकिन जो स्टार्टिंग है ये देश की जरूरत, दिस इज नीड ऑफ द आवर। और जो एक पॉलिटिकल शून्यता है पूरे देश में, अभी हमने प्रश्न किया था क्या पूरे देश में एक कोई लोकतांत्रिक पार्टी है जो ट्रूली बी द पीपल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करे और जो फ्रीडम हमारे फाइटर्स चाहते थे कि हम एक ऐसा देश बनाएं। ये देश सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, इस देश में जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, रामदसिया, कबीरपंथी तमाम लोग रहते हैं और ऐसे लोग भी रहते हैं जो आस्तिक हैं और ऐसे लोग भी रहते हैं जो नास्तिक भी हैं। तो सबसे मिलकर के देश बनता है, भले मुट्ठी भर लोग हों। लेकिन आज इस देश में क्या ट्रूली आप देख रहे हैं कि इस टाइप का माहौल बने, सबको शिक्षा जाए? भाई जो दिल्ली में या जो नागपुर के शहर में शिक्षा मिल रही है, वही नागपुर के एक रिमोट एरिया में क्यों नहीं मिलना चाहिए? भाई मिलना चाहिए, हर आदमी को अवसर मिलना चाहिए। अवसर की समानता ही लोकतंत्र है और पॉलिटिकल पार्टीज में कहीं अवसर की समानता नहीं है। तो हम लोग एक नई शुरुआत किए हैं और इसको सबको समझा पाना मुश्किल है, क्योंकि अभी से इसी में से तमाम लोग जाएंगे तो उनके विधायक जी संबंध होंगे। तमाम लोग ऐसे हैं जो सोशल मूवमेंट चला रहे हैं, जागरूकता फैला रहे हैं। तो सुबह जो है वो शरद पवार की पार्टी के साथ, दोपहर को कांग्रेस के साथ, शाम को शिवसेना के साथ। तो एक कठिन रास्ता है, लेकिन कहीं न कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर ये डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है और डेमोक्रेटिक कंट्री है और लोकतंत्र स्थापित हो गया है और राजवंश स्थापित नहीं होना है। ये जो राजवंश स्थापित कर रहे हैं ना राजनीति में, ये गलतफहमी में है, ये बहुत दिन तक नहीं चलेगा। ये एक समय था हमारे यहाँ, बसपा का मैं उदाहरण बताऊं, एक सिंपल सा उदाहरण बताऊं। 84 में काशीराम साहब ने स्थापना की, बात की मैं बहुजन समाज की पार्टी बना रहा हूँ। एक पॉलिटिकल राजनीतिक शून्यता थी, पार्टी बहुत तेजी से बढ़ी, लेकिन काशीराम साहब 84 से 2002 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। 2002 के बाद मायावती है, इसके बाद अपने भतीजे को प्लान कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में जहां वो 4 बार मुख्यमंत्री रही, मात्र एक विधायक है, वो भी अपने बलबूते, पार्टी के उस पर नहीं है। ऐसे सभी देख लीजिए, शरद पवार जी एक पार्टी बनाए, ठीक, और खानदानी पार्टी बनाए। भतीजे को जब लगा कि ये तो अपने बेटी को कमान देने जा रहे हैं, भतीजे ने विद्रोह कर दिया कि नहीं? शिवसेना में पहले भतीजे ने विद्रोह किया, मनसा बनाया, फिर चेले ने विद्रोह कर दिया, शिंदे ने। अब आगे विद्रोह होते जाएंगे। तो हम लोग पद नहीं छोड़ना चाहते। ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है। ये व्यर्थ चिल्ला रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। भाई लोकतंत्र सबसे ज्यादा आपके पार्टी संगठन में खतरे में है ना, आपके आचरण में खतरे में। हमारे यहाँ मुलायम सिंह जी रहे, अखिलेश है। अब अखिलेश के रहते कोई दूसरा वहां मुख्यमंत्री, 20 बार अगर पार्टी सत्ता में आए तो 20 बार अखिलेश होंगे, 20 बार पार्टी सत्ता में, वही प्रधानमंत्री, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष।
फिर वो नहीं रहेंगे, उनका लड़का होगा, तो भाई उनके भतीजे विद्रोह कर देंगे कि नहीं? बाकी जातियां क्यों उनके साथ रहेगी? इसी के कारण एक कठिन रास्ता हम लोगों ने चुना है और ये कठिन रास्ते की शुरुआत है। हाँ, और इस शुरुआत में अभी हम लोगों का स्तर राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, कुछ जगहों पर जिले स्तर पर चल रहा है। अच्छे लोगों को जोड़ा जा रहा है, वैचारिक लोगों को, समझदार लोगों को, जो धैर्य के साथ लंबा रास्ता तय करने को तैयार है, क्योंकि ये कठिन मार्ग है, इसमें पैसेंस चाहिए, हाँ, और त्याग चाहिए। भाई यहाँ 3 साल बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद आदमी प्रेम से छोड़ दे, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है जी। हैं? तमिलनाडु में डीएमके बड़ी बड़ी विचारधारा की बात करते हैं, लोकतंत्र से बड़ी कोई विचारधारा इस देश में नहीं। यानी लोकतंत्र से, अगर डेमोक्रेसी से बड़ी कोई आइडियोलॉजी इस देश में है क्या भाई? अगर आज डेमोक्रेसी न होती तो क्या ये पार्टियां बनती, हम आप यहाँ बैठे होते क्या? तो डेमोक्रेसी एक छतरी है, एक सुपर स्ट्रक्चर है, उसी सुपर स्ट्रक्चर के नीचे सारी बातें विकसित हो सकती है। अब वहां पेरियार साहब की विचारधारा, द्रविड़ियन विचारधारा, लेकिन उसका कहां तक रहा? सिर्फ तमिलनाडु, पूरे देश स्तर की नहीं बन पाई ना। अगर डीएमके में ही वो डेमोक्रेटाइज किए होते कि भाई कहीं उत्तर भारत से भी होता, कभी महाराष्ट्र से होता, कभी मेघालय से होता, कभी इस रीजन का होता, कभी उस रीजन का होता, ठीक है, आपकी एक आइडियोलॉजी है कि आप इगलिटेरियन विचारधारा को बढ़ाएंगे, समतावादी विचारधारा को। तो समतावादी विचारधारा वाले बहुत लोग हैं ना देश में, हर कोने में है, हर समाज में है, हर तमाम रिलीजन है जो सिर्फ इगलिटेरियन आइडियोलॉजी पर आधारित है, लेकिन नहीं बढ़ा। काशीराम का मूवमेंट आज दम तोड़ दिया, समाजवाद का दम तोड़ दिया। राम मनोहर लोहिया का नाम सुने होंगे, उत्तर भारत में इन्होंने वंशवाद, परिवारवाद के विरुद्ध ही समाजवादी आंदोलन शुरू किया। आज उनके जितने समाजवादी चेले हैं, चाहे लालू यादव हो, चाहे मुलायम का परिवार हो, सभी वंशवाद और परिवारवाद में राजनीति कर रहे हैं। तो कैसे कर देंगे भाई आप राजनीति? एक छोटी सी बात आपको नहीं समझ में आ रही है कि अगर आप आजीवन राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, आप अपने परिवार को बढ़ाएंगे, अपने जात को बढ़ाएंगे, तो आपका भतीजा विद्रोह कर देगा। जब भतीजे विद्रोह कर दे रहा है तो बाकी कास्ट कम्युनिटी से आप कैसे उम्मीद करते हैं? सिर्फ नारों से लोग नहीं जुड़ेंगे, आपके पॉलिटिकल सिस्टम से। तो हम लोग एक पॉलिटिकल सिस्टम ही ऐसा डेवलप कर देना चाहते हैं कि जिसमें व्यक्तित्व, जाति, क्षेत्र, धर्म, इन सबका धीरे धीरे कालम ही खत्म हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि आपके उत्तर मिल गया होगा। ये हाँ शुरुआत है, सहमत हूँ, लेकिन मेरे बोलने से कुछ बातें लोगों तक पहुंची। ठीक हाँ। अभी यहाँ का एक प्रश्न, अभी हम शिवाजी महाराज के इधर हाथ डाले, वहाँ से भाई बाजू में मेरा घर है भाई, हाँ मेरे भतीजे ने मुझे फोन किया, आपने शिवाजी में हाथ डाले, उद्घोष क्यों नहीं? क्योंकि मैं पुणे में रहता हूँ, मेरा प्रश्न हाथ बनता है कि आपने उद्घोषण क्यों नहीं किया? हाँ भाई ऐसा है, देखिए मैं यहाँ के कल्चर से वाकिफ नहीं हूँ, और अब आप उद्घोष कर दीजिए, हम लोग सब समझ लेते हैं। हाँ आप कर दीजिए। जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय शिवाजी। और भविष्य में ध्यान रखिएगा। देखिए ऐसा है कि जब हम लोग पूरे ऑल इंडिया की पार्टी बना रहे हैं तो हम लोगों का कल्चरल इंटरेक्शन भी होगा, भाषाई इंटरेक्शन भी होगा, हम लोग लर्न करेंगे। अभी तो हम लोग ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम की अपने अपने दरबे बना लिए हैं। इस दरबे से निकलने का काम हम लोग एक शुरुआत किए हैं कि यू कम आउट फ्रॉम दैट होल एंड डेवलप नेशनल वाइड इंडिया, नेशनल वाइड पार्टी। ठीक, थैंक यू। सम्मानित सभी पदाधिकारीगण, पार्टी के विजन को बाखूबी आप समझ गए। जहां की उद्घोष की बात है,
तो मैंने पहले ही बताया इस 90% समाज में जन्मे जितने भी महापुरुष हैं जिन्होंने मानवतावाद और राष्ट्रवाद की बात की है, वो सब हमारे आदर्श हैं इस समय पार्टी के। किसी एक महापुरुष को हम सर ऊपर करके नहीं मानते, हम तो सभी 90% समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को मानते हैं, जिसने संप्रदायवाद, आतंकवाद, धारणवाद और एक समुदायवाद का नारा लेकर के चला, ऐसे महापुरुष को हम नहीं मानते। अब आप समझ गए होंगे। दूसरी बात, हमें अनुमति 2 बजे तक की है, 1 बजे तक की थी, हम 1 घंटे आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा हमारी पार्टी का विजन है कि हर 3 वर्ष के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होता है। मेरा कार्यकाल समाप्त हो चुका है, 4-5 महीने आगे चल रहा हूं मैं। नाम करते रहिए और शांति से। तो आज मैं आप सबके बीच में, आप सबकी सहमति से, अभी मैं उत्तर भारत का था, जैसा कि मेरी पार्टी का विजन है, एक जाति, एक परिवार, एक प्रांत और एक धर्म से बार बार राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होगा। साक्या जी, शायद आप लोग जानते होंगे, जो सब्जी पैदा करने वाले लोग इधर हैं, उनको क्या बोलते हैं इधर? हाँ, नहीं, क्या टाइटल लगाते हो लोग? हाँ, ऐसा लगाते हैं। उस जाति से थे। मैं लुहार यानी विश्वकर्मा। अब आपका बौद्ध धर्म, आप बौद्ध धर्म से और हम वैदिक धर्म से, आप ईसाई धर्म से। आज जो आपके बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन हो रहा है आप लोगों की सहमति से, वो हमारे यीशु को मानते हैं, प्रभु यीशु को। तो मैं सर्वसम्मत से लेके अरे राष्ट्रीय महासचिव संगठन ही बैठो ये नाम करूंगा सर। नहीं यहाँ से माननीय राजा मनीष सुरेजा राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित का मैं इनकी बातों में समर्थन करता हूँ। सभी सदन का क्या राय है? सभी सदन के लोग अगर चाहते हैं तो हाथ उठा करके तालियों से स्वागत करें। सर्वसम्मत से इन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कुर्सी को माननीय सुभैया राय जी को सौंपता हूं। और चाहूंगा कि हमारे संस्थापक जी बुके दे करके और साल दे करके माने नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सम्मान करेंगे। एक एक ஒண்ணா கொடுங்க बस ஒண்ணா நடுங்க அவன்ட கொடுக்காதீங்க நீங்க போங்க वो एक बुके लाई उधर साइड चले जाओ। एक सेकंड பக்கத்துல போங்க बस நீங்க அங்க போங்க बस पूरे देश में सक्षम कर रहा है। सर इधर देखिए सर इधर
ठीक है। ठीक है। आज से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजामणि सुभैया राय जी का पोस्ट था वाइस प्रेसिडेंट यानी उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। हमारे बीच में डॉक्टर मंजुनाथ दीक्षित कर्नाटका से जो राष्ट्रीय महासचिव थे, आज राजामणि जी के पद को सुशोभित करेंगे। हम सोचते हैं कि आप आ जाएं यहाँ मंच पे, इनका स्वागत। और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय अशोक कुमार सिंह जी करेंगे। कैसे आओ? स्वागत का यहाँ आइए तो सही रहेगा। हाँ, वहाँ खड़ा करो, वहाँ खड़ा करिए। या यहाँ आ जाए, यहाँ आओ। सामने आ जाइए, सामने। जिसको स्वागत करना हो नीचे आ जाए, जल्दी आ जाए, उधर से आ जाए, उधर से। आपको करना है। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। तालियों से स्वागत। इधर पीछे इधर भी मीडिया है। मेन कैमरा इधर ही है। हाँ, मुन्ना भैया इधर देखिए, आगे देखिए सर, आगे देखिए। चलिए इधर ही रखिए। हाँ, ठीक है। ये भी पकड़ा दीजिएगा। आगे बढ़ाइए। ठीक है। हमारे बीच में नहीं, अभी हमारे बीच में मोहम्मद यूसुफ जो कर्नाटका से आए हैं, सम्यक अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश अध्यक्ष नामित किए गए। मोहम्मद यूसुफ, हाजी मोहम्मद यूसुफ, आपने हाल भी कर लिखा है, कहानी नहीं। इनका भी साल और बुके देकर के सम्मानित करें। और ये प्रोफेसर राम सिंह, आप आए, आप आ जाए। देखिए, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ बदलाव होगा और लोग भूतपूर्व होंगे। भूतपूर्व लोग नहीं होना चाहते, लेकिन हम लोग परंपरा शुरू कर रहे हैं कि यहाँ भूतपूर्व लोग होकर और बढ़िया काम करेंगे। इसीलिए राष्ट्रीय स्तर का एक संरक्षक मंडल एक बनाया गया है, जिसमें अब चूंकि मैं भूतपूर्व था, मैं था, अब हमारे एक सहयोगी और हो रहे हैं, जिनका स्वागत करेंगे हम। हमारे नेशनल जो कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी, उसमें भूतपूर्व जितने रिटायर्ड जो चेयरमैन होंगे वो होंगे। हाँ, ऐसे चलिए। आइए, और ज़्यादा मेहनत करिए। सहयोग जो है, देखिए, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पूरा सहयोग। ठीक है, अब नए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत कराइए और लोगों को। जी जी करा। और किस तरह? हाँ। ये जॉन क्रिस्टोफर जी, आप अपना अथॉरिटी लेटर ले जाए। एक साल से इनका स्वागत करें। हाँ, आइए। संजय बारापात्रे,
संजय बारापात्रे, स्टेट प्रेसिडेंट महाराष्ट्र आए हैं? जल्दी फटाफट। केनेडी महाराष्ट्र, मेघालय, ये विशाल महाराष्ट्र प्रेसिडेंट। केनेडी महाराष्ट्र, मेघालय स्टेट प्रेसिडेंट। ये लीजिए, जल्दी जल्दी खींचो भाई, फटाफट समय फिक्स। आइए आइए जल्दी मेघालय बुलाइए। डॉक्टर रोजोरियो, छत्तीसगढ़। मैडम आप सम्मान करेंगे छत्तीसगढ़ स्टेट प्रेसिडेंट। हाँ भैया छत्तीसगढ़ स्टेट प्रेसिडेंट। देखिए मैम, छत्तीसगढ़ में कहाँ से आए? मैं भेज देता हूँ सिस्टम में, भेज देता हूँ। अच्छा, ओके, मैं नाम रख दूँगा। वो कहाँ गए? हाँ मैं भेज देता हूँ, ठीक है। 94 हाँ है जी, है ये है कितना? चलो ठीक है। मैं चाहूंगा छत्तीसगढ़ प्रेसिडेंट गौरी, आप महिला सभा की प्रेसिडेंट का स्वागत करें। मैत्री साकिया जी का शब्द महिला का महिला से चलो ये बुके ये गुलदस्ता मैम पीछे देखिए तो। थैंक यू। कर्नाटका के प्रेसिडेंट आप माननीय अशोक कुमार सिंह जी का करेंगे, जो ज्वाइंट कमिश्नर रिटायर्ड आ जाए। नहीं आपका वो करेंगे। आ जाए बुकिंग तमिलनाडु प्रेसिडेंट आप माननीय अशोक कुमार मौर्य राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। स्टेट प्रेसिडेंट तमिलनाडु। मैं चलो वांगता हूँ। ये इधर से आए। हौदा हंग यार। आप आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर ही आ जाओ। स्टेट प्रेसिडेंट मेघालय केनेडी महाराज संस्थापक और पूर्व आईएएस पूर्व कैबिनेट मंत्री இங்கே பாருங்க இது வாங்கி கொடுத்துருங்க, அதை கொடுத்துருங்க। यही नहीं है, आ रहे उधर वन टेक फोटो। स्टेट प्रेसिडेंट पश्चिम बंगाल शांतनु राय जी, आप स्वागत करेंगे राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम सिंह जी का। ये दो गुलदस्ता दो। माननीय के मौर्य जी राष्ट्रीय महासचिव संगठन का स्वागत करेंगे स्टेट प्रेसिडेंट उड़ीसा। स्टेट प्रेसिडेंट उड़ीसा, आप उनका स्वागत करेंगे।
पहुंचे हुए हैं भाई, बढ़िया काम करिए। हाँ? एक मिनट। मुन्ना कुशवाहा जी राष्ट्रीय महासचिव का स्वागत करेंगे स्टेट प्रेसिडेंट पंजाब अरे चले वाली वरिंदर सिंह जी। वरिंदर सिंह रॉबिन। अच्छा रॉबिन संधू। चलो ठीक। रॉबिन संधू जी जो स्टेट प्रेसिडेंट पंजाब अमृतसर में रहते हैं यार। अच्छा बढ़िया बढ़िया। ये गुलदस्ता भी पकड़ाई गुलदस्ता। हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के प्रदेश महासचिव अतुल कुमार यादव जी आए। उनका स्वागत करेंगे स्टेट प्रेसिडेंट उड़ीसा, क्योंकि मैनपुरी से नजदीक है। क्या कहते हैं, नहीं उड़ीसा नहीं, वो हरियाणा नजदीक पड़ता है। मैनपुरी से हरियाणा नजदीक पड़ता है। आप उनसे करेंगे। अब ऐसा है, सुनिए एक रह गया स्वागत। अच्छा ठीक। प्रदीप कुमार हमारे साथ दिल्ली से चल कर के आए मीडिया के पत्रकार वीरेंद्र जी का स्वागत करेंगे प्रदीप जी जो तमिलनाडु से चल कर के आए हैं। विवेक जी पूरे आपकी हिंदी बहुत अच्छी पूरे भारत में पार्टी का मीडिया का बहुत मीडिया के बढ़िया माध्यम से कर रहे हैं। आपका द क्लाउड न्यूज करके है, द क्लाउड न्यूज सभी लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आइए अभी हम हमारे अध्यक्ष राष्ट्रीय संशोधक मंडल का के आपका स्वागत करेंगे। अच्छा हाँ वर्तमान जाओ। अच्छा वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष का मैं स्वागत कर रहा हूँ। अच्छा बढ़िया बढ़िया। वाह भैया बहुत हाँ कर लिया कर लिया। चलो भाई बैठ जाओ सर। फोटो निकल रहा है। भारत के कम पार्टी में एक दृश्य दिखाई देता है कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत, क्योंकि कोई भूतपूर्व होता ही नहीं, होना नहीं चाहता, होना नहीं चाहता। वर्तमान का कहाँ से स्वागत करेगा। आइए आइए स्वागत है। स्वागत है आपका। ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ இருக்கா சொல்லிடுங்க அவர்கிட்ட। तमिलनाडु की तरफ से आप सबको स्वागत करना चाहते हैं। पहले आप आ जाइए इधर से हटते जाइए। इधर देखिए आप। बैठ जाइए।
एक फोटो लीजिए राम सिंह जी के। से सबको आप सब लोग तमिलनाडु से आए हैं। ये तमिलनाडु के प्रेसिडेंट और हम लोग सब मिलकर इस टीम का स्वागत நான் எங்கே கேमराல இருக்கிறப்ப दी इसको वीडियो कर दो, इसको वीडियो कर। चलो भैया போடுங்க அவர் போடுங்க நேரம் இல்லை मैडम प्लीज போடு मैडम के लिए आप ही कर दो आपको बहुत धन्यवाद तमिलनाडु की तरफ से जी बहुत अच्छा थैंक यू। मुंडी जी फोटो दिखला today Rosaria ma'am is highlighted on. Yes, why? Because I tell you back. Stanley Asa ano sila ano hang basta. சொல்லுங்க பா சார் அவரு சொல்லுங்க எஸ் சித்த கொஞ்சம் பின்னாடி போங்க நீங்க கேமரா எடுக்கணும் உட்காருங்க எல்லாம் லைவ் இருக்கிற மாட்டேன் थोड़ा सा होकर खड़े हो जाओ। आप इधर आ जाओ, दीक्षित जी इधर जगह है। अरे நீங்களும் போய் நின்றுக்கோங்க சித்தப்பா சீக்கிரம் सब लोग आगे देखिए, मैं बैठ जाऊँ आ जाए आप भी ले लो फोटो लगे சித்தப்பா இங்கே பாருங்க இங்கே பாருங்க हो गया एक कमी हो रही है हमारे बीच में उत्तर प्रदेश की एक बहुत चर्चित जिले से गौतम बुद्ध नगर से हाँ भाटी जी, हमारे भाटी जी आए जिलाध्यक्ष जी उनका स्वागत तमिलनाडु स्टेट की तरफ से होना चाहिए भाटी जी का भाटी जी आ जाए இருக்கா ஷவர் இருக்கு பஸ் யாருக்கு போடணும் அது போடணுமா யாருக்கு பஸ் யாருக்கு இருக்கு बढ़िया अभी हमारे बीच में सम्यक छात्र सभा के स्टेट प्रेसिडेंट महाराज याफे खान जी उनका स्वागत करेंगे
तमिलनाडु के प्रेसिडेंट भी प्रदेश का मामला है। स्टेट प्रेसिडेंट सम्यक छात्र सभा महाराष्ट्र। अपनी ऊंचाई के अनुसार पार्टी को अच्छा एतला எது வேணுமோ எடுக்கட்டும் பிரதர் सम्मानित साथियों, जैसा कि मैंने बताया कार्यक्रम जो यहाँ महाराष्ट्र का नियम होता है कि पुलिस कमिश्नर से जो आदेश मिलेगा उसी समय पे समाप्त करना, नहीं तो फिर कार्रवाई करते हैं। तो इस समय जी क्या आगे करेंगे?